अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं नावल का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। मैं इश्क दीवाना तेरा बाय अदीशा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कैसे मेरी जान, अभी तो तुम बातों पर घबरा रही हो। जब मैं अमल करके दिखाऊंगा तब तुम्हारा क्या बनेगा? वो शरारत से इसके गाल खींचते हुए बोला, आप मुझे छोड़ दें वरना तुम मुझे किस करोगी, है ना? ज़रा सोचो, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक तुमने मुझे एक छोटी सी किस भी नहीं दी। कितनी बोरिंग हो तुम। ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, वरना आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के मूड में हूँ। वो इसके लबों पर अंगूठा फेरता बहकते हुए अंदाज में बोला, जवाक मुझे जाने दें प्लीज़। वो नजरें झुकाए मासूमियत से बोली तो इस मासूमियत पर इसे टूट कर प्यार आया। ऐसे मत करो जान, वरना मैं खुद ही तुम्हें किस कर लूँगा। और मेरी किस तुम्हारी किस की तरह चुनी मुनी नहीं होगी। मुकम्मल किस होगा, जो हो सकता है तुम बर्दाश्त ना कर सको। अब वो मुकम्मल इसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। जवाब प्लीज़, वो हल्की सी मजामत करते हुए बोली, लेकिन आज सामने वाला मजामत के मूड में ना था। इससे पहले कि वो मजीद मजामत करती, वो बहके हुए अंदाज में इसके लबों पर झुका। और इसका अंदाज वही था, हमेशा से शिद्दत वाला। एहसास ने सख्ती से इसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ा। न जाने कितनी देर ये मीठा लम्स महसूस करते हुए वो पीछे हटा। एहसास इसके सामने आंखें बंद किए तेज तेज सांस ले रही थी और इसने नरमी से इसके माथे को छुआ। जाओ आराम करो, शाम को मिलते हैं। और इसके माथे को चूमता हुआ फौरन बाहर निकल आया। सर किंग का असल नाम सुफियान मिर्ज़ा है और इसका ताल्लुक इंडिया से है। वो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की तबाही के लिए आया था। नौजवान नस्ल को तबाह कर देना इसका मकसद है। वो पिछले 6 साल से पाकिस्तान में रहकर अंदर ही अंदर पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। कहने को मुसलमान है लेकिन काम इंडिया के लिए करता है, बदतमीज़। इसका ताल्लुक किसी सीक्रेट एजेंसी से नहीं, बल्कि इंडिया में भी इसका काम स्मगलिंग था। यहाँ तक कि वो दुबई और सऊदीया में लड़कियां फ़रोख्त करने का काम भी करता है। और सबसे अहम बात जो मुझे पता चली है, इसने आपकी बीवी के लिए अपना रिश्ता भी मांगा था। आपकी बीवी के वालिद का 1 महीने से इनसे मिलना जुलना है और वो आपकी वाइफ के वालिद को काफ़ी पैसा भी दे चुके हैं। इनका मकसद आपकी बीवी के ज़रिए आपको ब्लैकमेल करना है और इन्हें यकीन है कि आप अपनी बीवी के लिए कोई भी हद पार कर जाएंगे। इसलिए इनका पहला टारगेट हिजाब और जाइम का बेटा मूसा था। लेकिन जब मूसा को किसी भी तरह से ना उठा पाए तो उन्होंने आपकी वाइफ को के वालिद को अपनी बातों में लगा लिया और अब तक वो आपकी वाइफ के वालिद को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे चुके हैं और रहमान इनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। सर आप कोशिश करें कि रहमान की मुलाकात आपकी वाइफ से ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। इसके खुफिया आदमी ने सारी खबर दी, जो अंदर ही अंदर किंग के लिए काम करते हुए इनकी मदद कर रहा था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरी बीवी मेरे घर पे है और वहाँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। इसने बेफिक्र होकर फ़ोन बंद किया। इसके जहन में एक बार रहमान का ख्याल आया था। वॉचमैन रहमान साहब को अच्छे से जानता था। अगर रहमान साहब घर पर एहसास से मिलने के लिए आते तो वो अंदर जाने की इजाज़त ज़रूर दे देगा। इसने फिक्रमंदी से जेब से मोबाइल निकालते हुए वॉचमैन को फ़ोन किया, लेकिन इसका फ़ोन बंद होने की सूरत में इसने खुद ही घर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि क्योंकि इसे पता था रहमान पैसे के लिए कोई भी हद पार कर जाएगा, शायद अपनी बेटी की ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल देगा। और इस वक्त इसके लिए ये मिशन बहुत अहम था, जो अपनी आखिरी सरहदों को छू रहा था। इस वक्त तो एहसास पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने बाबा को खड़े देखा। एक पल के लिए इसके चेहरे पर कितने ही रंग आए थे। इसका बाप इससे मिलने के लिए यहाँ आया था। ये कितनी खुशी की बात थी इसके लिए। बेटा चलो यहाँ से मेरे साथ, मुझे तुमसे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बाबा काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं और कहाँ लेकर जाना चाहते हैं मुझे? मामा ठीक तो हैं? सास ने परेशानी से कहा। हाँ बेटा, आयशा बिल्कुल ठीक है, पर तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाबा इसका बाबा इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती इसे अपने साथ लेकर जाने लगे। वॉचमैन ने रास्ते में आकर इनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, सारी बातें बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। वो घबराए हुए अंदाज में लहजे में बोले, लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हैं ये तो बताएं। वो उनके घबराए हुए लहजे को देखकर परेशानी से बोला, मेरी बेटी है, मैं लेकर जा रहा हूँ, तुम बीच में मत मत आओ, हटो ये रास्ते से। वो गुस्से से बोले तो वॉचमैन पीछे हट गया। जाहिर सी बात थी, वो इनकी बेटी थी, वो इन्हें रोक नहीं सकता था और वो कोई गैर नहीं थे जिन्हें वो जानता ना हो। वो रहमान साहब को अच्छे से जानता था, इसीलिए इसने भी ज़्यादा इसरार ना किया। जितना जल्दी हो सके जवाब घर आया था, लेकिन बाहर वॉचमैन से इसे पता चला
चल चुका था कि रहमान साहब भी एहसास को लेकर जा चुके हैं। इस वक्त गुस्से से इसके माथे की रगें बाहर निकली। इसने वॉचमैन को गिरबान से पकड़ते हुए झंझोड़ कर अपना गुस्सा निकाला। साहब जी, वो बीवी जी के वाली थे, मैं इन्हें रोक नहीं सकता था, और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए और डरे हुए थे। मुझे डर था कहीं कोई बड़ी बात ना हो गई हो, इसलिए मैंने जाने दिया, वॉचमैन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, जबकि जवाक फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। इसका इरादा सीधा घर जाने का था। अम्मी जान, खालू कहाँ है? इसने घर में दाखिल होते पहला सवाल यही पूछा था। बेटा, वो तो सुबह से घर से निकले हुए हैं। क्यों, खैरियत तो है? आयशा ने परेशानी से पूछा। कुछ खैरियत नहीं है, बस सास को अपने साथ न जाने कहाँ लेकर चले गए हैं, और जो रिश्ता है सास के लिए आया था वो आदमी हमारे मुल्क का गद्दार है, इसलिए इसने खालू जान को इस काम के लिए बहुत पैसे दिए थे। वो मुझे ट्रैप करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जब अपने मकसद में नाकामयाब होगा, इसने खालू जान को अपनी बातों में लगाकर एहसास को गायब कर दिया है। देखिए अम्मी जान, वो शख्स बहुत खतरनाक है, सास को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। वो इसकी जान एहसास एहसास की जान का सोचते हुए इसका अपना दिल काम का रह गया था। वो कैसे जिएगा इस लड़की के बगैर? कैसे रहेगा इसके बगैर? इसने एहसास के बगैर कभी जीने का सोचा भी ना था। देखें प्लीज़, खालू जान से रब्ता करने की कोशिश करें। मैं किंग के पास जा रहा हूँ, अगर इसने मेरी एहसास को हाथ भी लगाया तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो गुस्से से कहता है, एक बार फिर से घर से बाहर निकल चुका था। शाम जायम और हिजाब हर मुकम्मल तरीके से इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एहसास का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके खुफिया आदमी ने बताया था कि वहाँ एहसास का बाप एहसास को लेकर नहीं आया, और ना ही इसके बारे में कोई खबर मिली है। जवाब का इरादा वहाँ रेड मारने का था, लेकिन इसके लिए इसके पास फ़िलहाल लीगल नोटिस नहीं था, लेकिन एक तरीके से वो वहाँ जा सकते थे अगर इस रात वाले क्लब में मौजूद लोगों और इसके मालिक का अरेस्ट वारंट इशू हो जाए तो। लेकिन इस काम के लिए बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए थे, ये इतना आसान न था। सुफियान मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में अपनी एक अलग पहचान बना कर रखी थी। सुफियान के नाम पर वो ना सिर्फ इस क्लब को चला रहा था, बल्कि इसका नाम पर वो न जाने कितनी कंपनियां भी चला रहा था। वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था, जिस पर इस तरह से हाथ डालना इतना आसान नहीं था। लेकिन एहसास के बारे में सोचते हुए जवाक ने अपने हेड से बात करनी चाहिए। इस वक्त से ईमानदार लोगों की ज़रूरत थी, जो इसकी मुश्किल वक्त में इसके काम आ सके। जवाक का काम हो चुका था। रेस्टोरेंट ना सही, लेकिन हम इसके घर की चेकिंग ऑर्डर मिल जाएंगे। शाम ने आते ही इसे गुड न्यूज़ सुनाई, और चेकिंग ऑर्डर मिलते हैं और चेकिंग ऑर्डर्स मिलते ही वो वहाँ के लिए निकल गए। सीधा सुफियान मिर्ज़ा के घर पहुँचे थे। जानते थे ये इतना आसान नहीं है। सुफियान मिर्ज़ा को इनके आदमी पर पहले ही शक था। इसे यकीन था कि सुफियान मिर्ज़ा को इनके यहाँ आने की खबर भी पहले से लग चुकी होगी, लेकिन इसके पास चेकिंग ऑर्डर्स थे, जिसकी बदौलत उन्होंने इसकी किसी भी आदमी की परवाह किए बगैर इसके घर का छापा मारा। चप्पा चप्पा छान मारा था। सुफियान आराम से सोफे पर बैठा इन लोगों को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। जब वो हर तरह से नाकाम हो गए थे, जवा के गुस्से का पारा हाई हो गया। इसने एक झटके से सुफियान मिर्ज़ा की गर्दन पकड़ी। एहसास कहाँ है? इसने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा, जबकि इसके अंदाज पर सुफियान मिर्ज़ा मुस्कुरा दिया था। मुझे पहले ही पता था तुम यहाँ इस काम के लिए हरगिज़ नहीं आए, लेकिन कभी बेड के नीचे कभी सोफ़े के नीचे चेक करना, क्या तुम्हारी एहसास यहाँ पर पड़ी होगी कहीं? क्या दिमाग का इस्तेमाल करो मेजर। तुम्हारी बीवी को अगर मैं अगवा करता तब भी वो इसे यहाँ तो कभी ना लाता। सुफियान मिर्ज़ा अपने असल अंदाज में बोला था। इसके सामने ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो इसकी रग रग से वाकिफ़ था। लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी बीवी फ़िलहाल मेरी पहुंच से दूर है, और कहाँ गई है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें बता दूं कि बहुत जल्द वो यहाँ होगी। और फिलहाल एक मगरूर आदमी का इस तरह से गिरबान एक मोजिज़ इंसान का इस तरह से गिरबान पकड़ना एक आर्मी वाले को सूट नहीं करता। इसलिए बेहतर होगा कि वो काम करो जो तुम्हें सूट करता है। जाओ अपनी बीवी को ढूंढो। और अपना गिरबान इसके हाथों से झड़कता बेफिक्र अंदाज में बोला, ढूंढो इसे। आखिर कहाँ गया वो बुद्धू इंसान? एहसास को लेकर यहाँ आने वाला था, तो इस तरह से अचानक गायब कहाँ हो गया? किंग जवा के जाने के बाद बहुत परेशान था। वो अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रह गया था। आखिर रहमान एहसास को लेकर कहाँ गायब हो गया था? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में था, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं जानता था। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है, इसने एक आदमी के इसके करीब आते हुए कहा। आखिर रहमान साहब एहसास को लेकर, बल्कि ये तो मैंने पढ़ ली है। बोलो, वो इसे देखकर पूछने लगा। सर, इस दिन जब आपने रहमान से अपनी बेटी को लाने के लिए कहा था, इसके जाने के बाद आप इसकी बेटी को मारने की बात कर रहे थे ना? तो तब वो गया नहीं था, बल्कि दरवाजे पर आपकी सारी बातें सुन रहा था। मुझे लगा वो आपका क्या बिगाड़ा था, इसीलिए आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। चटाक आदमी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि किंग का हाथ उठा था।
बेचारा बेवकूफ़ आदमी, इतनी अहम बात तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझी। क्या हो गया? क्या होगा अब? काम मिल गई वो लड़की हमें, इसका बाप सब जान चुका है। अब तक तो जवाक को भी सब कुछ पता हो चल गया होगा। किंग परेशानी से बैठे हुए अपनी परेशानी मसली। अब न जाने क्या होगा। वो हर जगह सास को ढूंढ चुका था। सुबह से दिन से शाम और शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन न जाने इसकी एहसास कहाँ गई थी। आयशा भी बेहद परेशान थी। ऊपर से इनकी दीवानों जैसी हालत देखकर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बार बार रहमान के फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रहमान का फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। ट्रैक करने पर पता चला कि इसका फ़ोन घर से ही बंद हो चुका था जब वो अपने घर से निकला। फ़िक्र मत करो ज़वाक, एहसास जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। वो उसका बाप है, माना वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की जान कभी खतरे में नहीं डालेगा। आयशा खुद भी परेशान थी, लेकिन ये सोच कर कि वो अपने बाप के साथ है, एक तसल्ली सी थी दिल में। एक बार एहसास वापस आ जाए, मैं सारी ज़िंदगी इस शख्स को एहसास की शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। इस बार इसने हद कर दी अम्मी जान। इस बार मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। इसने गुस्से से कहते हुए अपना फ़ोन निकाला। अरेस्टिंग ऑर्डर इशू हुए? इसने शाम से पूछा था। नहीं ज़वाक, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किंग के अरेस्टिंग ऑर्डर पास नहीं किए जा रहे। कोई बात नहीं है, अब हम अपने तरीके से इससे एहसास और रहमान का पता करवाएंगे। इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा, और इसका फ़ोन बंद होते ही इसने हिजाब और जैम को फ़ोन किया। ज़वाक अगला प्लान बताने के लिए वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुका था। एहसास इसके पास नहीं थी, लेकिन जहाँ भी थी न जाने आसान ना जानना आसान था। रहमान का पता लगाना इसके लिए मुश्किल न था। अगर इससे पहले अंदाज़ा हो जाता कि रहमान ने इसकी सारी बातें सुन ली है, वो तभी रहमान को ठिकाने लगा देता। लेकिन कोई बात नहीं, इसने अपने बहुत सारे आदमी रहमान के पीछे छोड़ दिए थे, जो रहमान का पता लगवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अब इसका इरादा इसको यहाँ लाना नहीं, बल्कि इसे जान से मारना था, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि इसका सारा पैसा पाकिस्तान सरकारी खजाने में ऐड कर दिया गया है। अब वो अब वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वो पैसा कभी वापस नहीं आ सकता। और ये सब कुछ हुआ था मेजर जवाक हैदर शाह की वजह से। इसीलिए अब किंग इससे बदला लेने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। इसका बदला तभी पूरा होना था जब वो जवाक के चेहरे पर हार देखे, और जवाक के चेहरे पर हार सिर्फ एहसास की मौत ला सकती थी। वो यही सोचते हुए सुनसान गली की तरफ बढ़ा था, और यहाँ अक्सर आता था अपनी रातें रंगीन करने के लिए। लेकिन इसे इससे अंदाज़ा भी ना था कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। इसे दो तीन बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे आ रहा है, लेकिन इसने ज़्यादा ध्यान ना दिया। इसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी कि वो जवाक के चेहरे पर हार देखने के लिए एहसास को मारने का फैसला कर चुका था, और कल सुबह तक इसके आदमियों ने कहीं से भी रहमान को ढूंढ कर ख़त्म कर देना था। अब इसने दो कदम ही आगे बढ़कर आए थे जब इसे अपनी सर पर कोई बहुत भारी चीज़ लगती हुई महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा तो इसके पीछे खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। चलो किंग डार्लिंग, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हिजाब ने मुस्कुराते हुए एक सुराहीदार डंडा दोबारा इसके सर पर मारा। हद है यार, मैं तो इसे बहुत बड़ा डॉन समझ रही थी, ये तो दो डंडों में ही बेहोश हो गए। हिजाब को अफसोस हुआ था और इस पर काफ़ी ज़्यादा हाथ साफ करने का इरादा रखती थी। जाइम डार्लिंग, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, उठाओ इसे। इसने जाइम को घूरते हुए कहा। सारे काम तुमने कर लिए हैं तो ये भी तुम कर लो। वैसे भी तुम्हें मेरी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, गुंडी कहीं की। जाइम ने इसे घूरते हुए किंग को अपने कंधों पर उठाया। यार ये डॉन तो बहुत भारी है। जाइम एक पल के लिए इसका वजन उठाते हुए लड़खड़ाया था। ये ट्रेनिंग मिली है तुम्हें आर्मी में, मैंने सुना था वहाँ तुम 5 मन एक हाथ पर उठाते थे, और यहाँ एक बंदा तक नहीं उठाया जा रहा। तुमसे लानत है तुम पर। वो गुस्से से कहती आगे बढ़ी। डामिर था डामर था ये बंदा है वो। हिजाब वो यार, राइटर ने बहुत मिस्टेक की। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं पढ़ रही होती हूँ। और पता नहीं क्या खाता है। जाइम इसे कंधे पर उठाते आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जबकि इसकी सुस्त रवि पर बहुत तेजी से आगे बढ़ गई थी। पानी के गिलास को फेंकने वाले अंदाज पर गिराया गया था। वो बिलबिलाकर होश में आया था, लेकिन आंखें खोलते ही अपने सामने जवाक का चेहरा देखकर इसके आगे पीछे देखते हुए इस जगह का खूब नज़ारा किया। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे और इसे कुर्सी पर बिठाया गया था। ये कौन सी जगह है, कहाँ लाए हो मुझे? इसने शाम को घूरते हुए कहा। यकीनन इस बेबसी में वो जवाक को नहीं देखना चाहता था। तुम्हारे जैसे मुजरिमों को हम जेल में नहीं यहाँ लेकर आते हैं। जवाक इसके सर के बालों को झटका देते हुए पीछे किया और इसके मुंह पर धाड़ते हुए बोला।
دیکھو میجر، میں تمہیں بتا چکا ہوں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بیکار میں یہاں لے کر آئے ہو چٹاک۔ جواب کے زوردار تھپڑ نے اس کے منہ کو بند کر دیا تھا۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دو، احساس کہاں ہے ورنہ؟ ارے نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں ہے، اس کا باپ اسے لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، میں بھی پریشان ہوں، اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں لیکن وہ کہیں نہیں ملی، جھوٹ بولتے ہو تم۔ ایک اور تھپڑ کے ساتھ زواق نے پھر سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کرسی کے ساتھ لگایا تھا۔ زواق، میرے خیال میں اس کے ہاتھ ہاتھ کام اس کے ساتھ کام نمبر 2 کرنا چاہیے، تب یہ سارے سچ بولے گا۔ شام نے اپنے ہاتھ میں موجود کٹر سامنے کیا۔ یہ کیا کرنے والے ہو تم لوگ؟ میرے ساتھ دیکھو، تم لوگ ٹھیک نہیں کرے، بہت پچھتاؤ گے۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جس کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک کرو گے۔ بہت بڑا آدمی ہوں میں، پاکستان میں بہت بڑا نام ہے میرا، چٹاک۔ خبردار جو میرے ملک کا نام اپنے گندی زبان سے لیا۔ زواق نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا۔ سر آپ نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا تو ذرا موقع مجھے بھی دے۔ حجاب کب سے حجاب کب سے ان لوگوں کو گھورے جا رہی تھی، نہ رہ پائی تو بول اٹھی، ہاں کیوں نہیں، اب جب تک یہ اپنا منہ نہیں کھولتا تم ہاتھ صاف کرتی رہو۔ اور اگر تب بھی اس نے احساس کا پتہ نہیں بتایا تو پھر یہ کٹر جانے اور اس کی ہاتھ کی انگلیاں۔ وہ یقین کرو، اگر تمہاری زبان میرے کام نہیں آئی تو تمہاری انگلیوں کے بعد میرا نشانہ تمہاری زبان ہوگی۔ شاید وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا، ایسا کنگ کو لگا، لیکن یہ کنگ غلط فہمی تھی۔ زواق بالکل سیریس تھا۔ دیکھو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پلیز مجھے جانے دو، اگر مجھے پتہ چلا تو میں تمہیں بتا دوں گا، کنگ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ گڈ آئیڈیا، لیکن وہ لڑکیاں جو پاکستان سے اسمگل ہوئی ہیں، 22 لڑکیاں تھیں نا، وہ لڑکیاں کون سے ملک بھیجی ہیں یہ بتاؤ، اور ان لڑکیوں کی کتنی قیمت لگائی ہے تم نے ان کی؟ اور سب سے اہم سوال پوچھنے کے لیے میں تمہیں یہاں اٹھا کر لایا ہوں، پاکستان کے خلاف انڈیا کا اگلا پلان کیا ہے؟ اگلے ہفتے کتنی ڈرگز یہاں آ رہی ہے اور کون کون سے لوگ، سب کا نام دو، اور تم کن کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہو پاکستان کے خلاف، انڈیا اور سری لنکا کے علاوہ، اور کون سا ملک سازشیں کر رہا ہے؟ شام اس کے سامنے بیٹھا پوچھنے لگا۔ وہ فائل میں اس کی ساری بایوگرافی لکھ کر لایا تھا، شاید وہ اگلے پچھلے سارے حساب برابر کرنے کے موڈ میں تھے۔ دیکھو یہ سب کچھ بھی نہیں، ایک بار پھر سے کنگ کی زبان کو تالا لگ گیا تھا جب زواق نے اس کا ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے کٹر کو اس کے ہاتھ میں گھسیٹ دیا۔ دردناک چیخ بلند ہوئی، اس سے پہلے کہ زائم اس کے منہ کو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ اچھے بچے شور نہیں مچاتے، حجاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جانے دو۔ اس کا منہ آزاد کرتے ہوئے وہ درد سے تڑپتا ہوا بولا، جب زواق نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس پر کٹر چلایا، اور اس بار بھی اس کی چیخ زائم کے ہاتھوں میں بند ہوئی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، اگر تم نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو میں تمہیں قبر تک پہنچانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ احساس تمہارے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں تمہارے گھر آیا، ساری چیکنگ کی، اور وہاں پر مجھے ایک لسٹ ملی جس میں 22 لڑکیوں کی اسمگلنگ کے لیے ان کے نام لکھے گئے تھے۔ یہ لڑکیاں آج دوپہر میں اسمگل کی گئی ہیں، بتاؤ مجھے ان کو کہاں بھیجا ہے تم نے، ورنہ زواق جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا۔ اسی زواق نے اس کے سر پر ریوالور رکھا تھا اور اسے چلانے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں بتاؤ گے، ان لڑکیوں کا بازیاب تو ہم کروا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچا دیں۔ زواق نے اس کے ماتھے پر پستول لوڈ کر کے رکھتے ہوئے کہا تو وہ چلایا، رک جاؤ، میں سب کچھ بتاتا ہوں، پلیز مجھے مت مارو، تم جو کہو گے میں کروں گا، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں پوری مدد کروں گا تم لوگوں کی، اس میں تمہاری، پلیز جان سے مت مارو۔ زواق کے انداز سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی موت سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اسی لیے اس نے سوچا کہ باقی سارے کام وہ بعد میں کرے گا، فی الحال اپنی جان بچانا ضروری ہے۔ ارے سر تو سمجھدار ہیں، حجاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کنگ نے بولنا شروع کیا۔ پچھلے 6 سال سے اس نے کیا کیا اور کیسے کیا، اس نے سب کچھ بتا دیا جو زائم نے کیمرے میں ریکارڈ کیا تھا، اور شام نے وہیں بیٹھ کر ایک فائل تیار کی تھی۔ دیکھو تم لوگوں نے جو بھی کہا میں نے کر دیا، اب مجھے یہاں سے جانے دو، کنگ بولا۔ ہاں کیوں نہیں، تم جیسے غدار کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ زواق نے بس اتنا ہی کہا اور ٹریگر دبا دیا، اور 6 سال سے پاکستان میں تباہی مچاتا سفیان مرزا اپنی آخری سانسیں گن چکا تھا۔ سر
اس کا کام تمام ہو گیا، اپنے احساس کے بارے میں کیسے پتہ کریں گے؟ حجاب نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھو حجاب، خالو جان احساس کے بابا ہیں، وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن احساس ان کی بیٹی ہے اور وہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ مجھے لگتا ہے میری احساس جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ ہمیں تلاش جاری رکھنی چاہیے اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دو، کسی کو بھی اس کی لاش نہیں ملنی چاہیے۔ دنیا کی نظر میں کنگ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ جانے سے پہلے اپنا اسائنمنٹ دے گیا وہ جانے سے پہلے اپنا اسٹیٹمنٹ دے گیا جس میں پاکستانیوں کے بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام بھی موجود تھے۔ اس کا یہ مشن کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اس مشن میں وہ اپنے احساس کو نہ جانے کہاں گم کر چکا تھا۔ کل کا دن بہت اہم تھا اور وہ یہ دن اپنی احساس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ احساس کے قریب صرف اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ خالو جان اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زواج کی خواہش تھی کہ خالو جان اور امی جان دونوں مل کر احساس کی رخصتی کرے اور وہ اپنی رونقیں اور برکتیں لے کر اس کے گھر میں آئے، لیکن نہ جانے وہ اس کا گھر ویران کر کے کہاں جا چکی تھی۔ اب سوائے دعاؤں کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زواج بہت سارے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکا تھا۔ اندر ہی اندر پاکستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ اس وقت سلاخوں کے پیچھے تھے۔ زواج نے 2 ہفتوں کے اندر ہر ایک انسان کو ڈھونڈ نکالا تھا اور سب کے سب اس وقت میں اپنے انجام کو جہاں پہنچے تھے، کوئی کرپشن کے کیس میں تو کوئی سمگلنگ کے کیس میں۔ حجاب اور زائم دونوں سعودی عرب گئے ہوئے تھے سمگل کی ہوئی لڑکیوں کو بازیاب کروانے، جہاں قانون کے لیے یہ بہت ہی بڑی کامیابی تھی۔ وہاں پچھلے 15 دنوں سے احساس کو پتہ نہ چلا تھا۔ ایک یہ امید کے احساس اپنے باپ کے ساتھ ہے، اسے کچھ بھی غلط سوچنے سے روکے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی احساس کا نہ ملنا پریشانی کی وجہ تھی۔ اگلے 5 دنوں میں احساس کے ایگزام شروع ہونے والے تھے۔ شام اور زارا کا نکاح ان کے پیپرز کے بعد تھا۔ زارا بھی بہت پریشان تھی اور اس نے گھر میں سب کو کہا تھا تب تک شادی نہیں کرے گی جب تک اس کی شادی میں اس کی سہیلی شامل نہیں ہوگی۔ جبکہ شام اسے اپنے دوست کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات نہیں سوتا، ہر وقت چڑچڑاہٹ پن اس کی طبیعت کا حصہ رہتا۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ خوبصورت سا زواج جو سب کو اپنی پرسنالٹی سے متاثر رکھتا تھا، احساس کے ٹھیک ہونے کی امید کے باوجود بھی وہ بے فکر نہیں تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، روز کی طرح وہ آج بھی جاگ رہا تھا۔ سانس کی گمشدگی سے سکون سے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ چھپ کر چھت کو گھورتے ہوئے احساس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر احساس کے بارے میں سوچتے اس نے فون اٹھایا کہ ہو سکتا ہے کہ احساس کی کوئی خبر مل جائے، اور اس نے فون اٹھا کر بہت اچھا کیا تھا کیونکہ فون پر اور کوئی نہیں بلکہ رحمان صاحب تھے۔ ہیلو زواج، میں بات کر رہا ہوں۔ زواج، تم سن رہے ہو نا؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ گھبرائی ڈری ہوئی رحمان صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کہاں ہے آپ اور احساس کہاں ہے؟ زواج نے غصے سے پوچھا۔ زواج کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے سامنے ہو اور وہ سارا لحاظ ایک طرف رکھ کر کسی مجرم کی طرح اسے اپنے احساس کے بارے میں پوچھے۔ زواج، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، میں تمہیں جہاں بلا رہا ہوں وہاں آ جاؤ۔ رحمان صاحب نے کہا، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں۔ زواج نے غصے سے کہا۔ زواج، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ رحمان صاحب نے منت بھرے لہجے میں بھری آواز میں کہا۔ اس وقت اسے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن احساس کے بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اپنی احساس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک یہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا، جب ایک درخت کے پیچھے سے اسے کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً وہ رحمان صاحب تھے جو چھپ کر یہاں آئے تھے۔ زواج، میں ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کنگ کا کوئی آدمی نہ آ گیا ہو، اسی لیے چھپ کر تمہیں وہاں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے زواج کی آواز پہچانتے ہی باہر نکلتے ہوئے کہا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر زواج اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ خالو جان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ ان کا جسم زخموں سے چور چور، ان کے کندھے پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کی قیمتی اس پر یتیمی پر اسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زواج، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم چلو میرے ساتھ، میں نے بڑی مشکل سے احساس کو بچایا ہے، وہ لوگ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ رحمان صاحب نے پریشانی سے بتایا۔ پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کو گولی لگی ہے؟ چلیں پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، آپ اپنا علاج کروائیں۔
आप अपना इलाज करवाएं। इनकी हालत देखकर वो बहुत अच्छा खासा परेशान हो चुका था, इसका सारा जिस्म जख्मों से चूर था। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। इस दिन किंग की बातें सुनने के बाद रहमान साहब को अच्छा एहसास हुआ था कि वो इस शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जो इसके वतन का दुश्मन है। शुरू से ही वो दौलत चाहते थे। इन्हें लगता था कि दौलत से सारे मसले हल हो जाएंगे। जवाब के सर पर हाथ रखने की सबसे बड़ी वजह इनकी दौलत ही थी। रहमान साहब इसकी दौलत हासिल करके एक बड़ा आदमी बनना चाहते थे। दौलत हासिल करना, अपनी ज़िंदगी आसान करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। रहमान साहब की भी थी, लेकिन इस ख्वाहिश के असूल के लिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते थे। जब इन्हें पता चला कि किंग के आदमी एहसास को जान से मार देना चाहते हैं तो वो सीधे ही एहसास के घर गए थे। इन्हें पता था कि इनके पीछे किंग के आदमी लगे हैं। वो एहसास को अपने साथ लेकर जवाब के पास जाना चाहते थे, लेकिन वो समझते थे कि किंग एहसास को जवाब की कमज़ोरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने जवाब से एहसास को दूर करने का फ़ैसला किया ताकि वो इसे वतन के दुश्मनों को इनके अंजाम तक पहुंचा सके। और इस दिन एहसास को अपने साथ दूसरे शहर लेकर जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इनके पीछे किंग के आदमी लगे हुए हैं। उन्होंने एहसास को एक जगह पर छुपाया और किंग के आदमी को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। अब वो लोग एहसास तक तो ना पहुंच पाए, लेकिन इनको देखते ही मारने की कोशिश की, जिस कोशिश में वो एक हद तक कामयाब भी हो चुके थे। इनके 2 आदमी ने इन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, यहाँ तक इनके कंधे पर 2 गोलियां भी चलाई थी। वो जख्मी हालत में जैसे तैसे एहसास तक पहुंचे और इसे लेकर दूसरे शहर आ गए, लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गए। वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एहसास से जो कुछ बन सका इसने करने की कोशिश की। इंसानियत के नाते एक डॉक्टर ने इनकी जान बचाने के लिए इनके जिस्म से गोलियां निकालते हुए इन्हें अस्पताल में एडमिट होने का मशवरा भी दिया, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि बात इनकी बेटी की ज़िंदगी पर आ रही थी। एहसास ने इन्हें बहुत समझाया कि जवाक से रब्ता करें, लेकिन जब एहसास को ये बात पता चली कि वो लोग इसके ज़रिए जवाक को ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो वो खुद ही अपने बाप का साथ देने का फ़ैसला कर चुकी थी। और इस वक्त अपने बाप का ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक लग रहा था कि एहसास को जवाक की हिम्मत बनना है, इसकी कमज़ोरी नहीं। और इसने अपने बाप की कसम खाई थी कि चाहे जो भी हो जाए जब तक इसका बाप कामयाब नहीं होगा वो जवाक से रब्ता नहीं करेगी। इस सब के दौरान एक बार रहमान साहब ने आयशा को फ़ोन किया था और कहा था कि वो जहाँ भी हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने आयशा को भी कसम दे दी थी कि ज़वाक को इनके बारे में कुछ भी ना बताया जाए। जिसके बाद आयशा ने इनके कॉल के बारे में ज़वाक को कुछ नहीं बताया, लेकिन इसे हौसला देती रही कि वो इसका बाप है, इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। और इनका यही हौसला ज़वाक को बहुत हिम्मत देता रहा था और इसे लेकर सीधा अपनी इस खुफिया जगह पर गए जहाँ वो पिछले 2 दिन से छुपे हुए थे। इन्हें परसों एक न्यूज़ चैनल से पता चला था किंग के सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं और किंग के आखिरी स्टेटमेंट में बहुत सारी पाकिस्तानी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल थे। इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि जवाक अपने मिशन में कामयाब हो चुका है, लेकिन इन्हें डर भी था कि किंग कहीं गायब हो गया है। कहाँ गया है ये कोई नहीं जानता था सिवाय जवाक और इसकी टीम के। इन्हें डर था कि किंग कहीं वापस ना आ जाए और उनकी बेटी की जान ना ले ले, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किंग तो इस दिन अपने अंजाम को पहुँच चुका था। जवाक तेज़ी से इसे कमरे में दाखिल हुआ। इसे यकीन था वो भी बेचैनी से इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन रहमान साहब इसे ये नहीं बता पाए थे कि वो इसको बता ही नहीं रहे कि वो तो इसको बताकर ही नहीं आए कि जवाक से मिलने जा रहे हैं। इसने जैसे ही अंदर कदम रखा वो खिड़की पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी, शायद अपने बाबा की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। जवाक ने इसे पीछे पलटने का मौका दिए बगैर इसका हाथ पकड़कर अपने सीने में छुपा लिया। वो इस तरह से किसी अनजान के आगे आने पर घबरा कर पीछे हटने लगी जब इसकी महक पर अपनी आंखें बंद कर दी। जवाक, इसके मुंह से सरगोशी नुमा आवाज़ निकली थी। बेवकूफ़, बददिमाग, अहमक लड़की, मुझे बताकर ये सारी प्लानिंग नहीं कर सकती थी। तुम जान सूली पर अटकाई हुई थी पिछले 15 दिनों से। मेरी बस एक ही सोच मुझे बार बार तंग करी थी कि तुम्हें कुछ हो ही ना जाए, कहीं तुम मुझसे दूर। जानती हो ये सोच भी जानलेवा है मेरे लिए। सख्ती से इसे अपने सीने में भींचते वो इससे बोल रहा था, जवाक मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ, आपकी कमज़ोरी नहीं। अगर वो गैंगस्टर मेरे ज़रिए आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ आप अपने वतन के लिए हर वो काम करे जो हर बहादुर सिपाही करता है। मैं कभी आपके और आपके वतन के बीच में नहीं आना चाहती। मैं इतनी हूँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये मेरा ये दीवानगी सिर्फ मेरे लिए नहीं। जवाक, मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत आपको कमज़ोर कर दे, मेरा होना आपसे आपकी ताकत छीन ले। मुझे पता है मैंने जो किया गलत, मुझे ये सब कुछ आपको बता कर करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल वक्त भी नहीं था। बाबा के पीछे इस गैंगस्टर के आदमी लगे हुए थे।
हम बड़ी मुश्किल से दूसरे शहर पहुंचे थे। रास्ते में बाबा पर हमला हुआ था और इन लोगों ने बाबा को गोलियां मारी थी। वो लोग मुझे भी मार देना चाहते थे, लेकिन बाबा ने मुझे बचा लिया। आपको पता है, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन बाबा ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। इसने ज़वाक का ध्यान रहमान साहब की तरफ लाने की कोशिश की, जबकि इस तरह से एहसास को अपने सीने में भेजे ज़वाक ने रहमान साहब को दूसरी तरफ चेहरा किए देखा तो वो खुद ही शर्मिंदा होकर रह गया। इसने अगले ही पल एहसास को खुद से दूर किया था। चले, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, घर चलते हैं और मैं आपको घर छोड़कर एहसास को सुबह आपसे मिलवाने ले आऊँगा। इसने रहमान साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो मुस्कुराए। ऐसे कैसे मिलवाने ले आओगे भाई? अभी मैंने अपनी बेटी की रुखसती नहीं की। 3 दिनों में इसके पेपर शुरू होने वाले हैं। पेपर्स के बाद सोचूंगा अपनी बेटी की रुखसती के बारे में। फिलहाल मैं अपनी बेटी को घर लेकर जा रहा हूँ, तुम पेपर्स के बाद बारात ले आना। रहमान साहब ने कहते हुए एहसास का हाथ थामा तो ज़वाक का चेहरा उतर गया। ज़वाक, जो कुछ भी मैंने किया बहुत गलत किया। मुझे लगता है कि दौलत हासिल कर लेने से हर मसला हल हो जाएगा। मुझे लगता है कि गरीब की कोई अहमियत नहीं, इसलिए मैं दौलत हासिल करने के पीछे पड़ा रहा। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं, औलाद ही माँ बाप का आखिरी सहारा है, जब एहसास की जान खतरे में देखी तो मुझे पता चला कि अगर एहसास को कुछ हो गया तो मैं इस दौलत का क्या करूँगा। ये सब कुछ तो मैं इसीलिए कर रहा था, इसे आसान ज़िंदगी देने के लिए कर रहा था। अगर मेरी बेटी ही नहीं रहेगी तो मैं इस दौलत का क्या करूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुर्बत में गुजार दिए, दूसरों के हाथ में पैसा देखते हुए गुजार दिए, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बेटी एक पुरसकून ज़िंदगी जिए। एक बहुत अमीर इंसान शख्स के साथ मेरी बेटी किसी चीज़ की फरमाइश करे तो वो फ़ौरन पूरी कर दे। मेरी बेटी के पास दुनिया की महंगी कार हो, बड़े बड़े बंगले हो, लेकिन ज़वाक में भूल गया था अल्लाह हर इंसान को इसकी औकात के मुताबिक देता है। इतना ही देता है जिससे वो संभाल सके। दौलत, मोहब्बत, ज़िंदगी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और मैं इस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह जितना दे रहा था अल्लाह जितना दे रहा था मैं इससे ज़्यादा मांग रहा था। फिर अल्लाह ने मुझे एहसास दिलाया, जितना अल्लाह ने मुझे दिया है तो इसी में खुश रहूं, क्योंकि अल्लाह ने इतना दिया है जितना मैं संभाल सकता हूं। मुझे माफ़ कर दो ज़वाक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा घर, तुम्हारी दौलत तुमसे छीनना चाहिए, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को धूमधाम से तुम्हारे साथ रुखसत करके अपनी गलतियों का इजाला करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से तुम्हारे साथ रुखसत करूँ। वैसे तो आयशा ने एक अच्छी माँ का फ़र्ज़ निभाते ये काम कर दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से वो इजाज़त तलब नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए बोले तो ज़वाक मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं खालू जान, आपकी बेटी है, आप जब चाहें जैसे चाहें इसे रुखसत करें। आप जब हुक्म करेंगे मैं बारात लेकर आ जाऊँगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। रहमान साहब ने नम आंखों से इसे अपने सीने से लगाया। अरे यार, मैं पक्का मैथ्स में फ़ेल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ। वो दाएं से बाएं घूमती दारा से बोल रही थी। आज से ठीक 7 दिन के बाद एक ही मैरिज हॉल में इन दोनों की रुखसती होनी थी और यहाँ वो दोनों श्रृंगार करने की बजाय अपने पेपर्स की तैयारियों में लगी हुई थी। कल सुबह मैथ का पेपर था। 3 पेपर से गुजर चुके थे जो ठीक ठाक हुए थे। दोनों के पासिंग मार्क्स आ ही जाने थे, लेकिन मैथ्स में आकर हमेशा की तरह इन दोनों अटक गई थी। आयशा ने ज़वाक को घर आने से सख्ती से मना किया था, क्योंकि इन दोनों का पर्दा चल रहा था। इस वजह से ज़वाक जब से रहमान साहब के साथ इसे यहाँ छोड़ कर गया था तब से इसकी शक्ल नहीं देखी थी। केस मुकम्मल हो जाने की वजह से अब वो बार बार कॉलेज के चक्कर लगाने का भी कोई मकसद न था। शाम ने तो बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन ज़ारा की फैमिली की तरफ से ऑर्डर जारी थे कि निकाह रुखसती वाले दिन ही होगा, जिसकी वजह से अब इन दोनों का मिलना जुलना इलीगल हो चुका था। जबकि ज़वाक अपनी बेचैनियों को दिल में समेटे अपने घर और अपनी ज़िंदगी में अपनी एहसास का इंतज़ार कर रहा था। अभी मुश्किल से चंद सवाल ही हल किए थे कि इसे नींद आने लगी। सुबह जल्दी जाकर बाकी की तैयारी कर लूँगी। इसे अपना सर भारी होता महसूस हुआ। किताब एक तरफ रखती वो बेड पर लेट गई। इसे सोए हुए भी थोड़ी देर हुई थी जब इसे अपने चेहरे पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। इस लम्हे के लिए वो बंद आंखें से पीछे हटी जब इसकी खुशबू ने इसे कैद कर लिया। इसने नरमी से नज़रों की झालर उठाई तो मुस्कुराता हुआ चेहरा इससे नजर आया। ज़वाक, आप आ गए। आपको पता है आज मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गए, जबकि इसके अल्फाज ज़वाक का दिल धड़का गए थे। क्या सच में मेरी जान मुझे इतना मिस कर रही थी? इसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, जबकि इसकी बदलती नज़रों का मतलब समझकर एहसास ने फ़ौरन इसके सीने पर हाथ रखते इसे खुद से ज़रा फासले पर किया। और नहीं तो क्या, कल मेरा मैथ का पेपर है, आप खुद आ गए, ये तो अच्छा हो गया। आप मैथ की टीचर है। आज आप नहीं याद आएंगे तो क्या मिस अनम आएंगी? चलें जल्दी से, मुझे मेरी पेपर्स की तैयारी करवाएं। लेकिन एक मिनट, आप यहाँ अंदर कहाँ से आए? मामा ने तो आपको मना किया, देखने से मना किया हुआ था ना। हाय अल्लाह, आपने शादी का रूल तोड़ दिया। आप मेरी शादी खराब करना चाहते हैं? और उसके कंधे पर मुक्के मारते हुए बोली, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने? सबसे बेस्ट शादी होगी मेरी, और ये मेरी बेसब्र सब्र ख्वाबिन साहब जो मेरी शादी के रूल्स तोड़ रहे हैं।
اٹھے یہاں سے اور نکلے میرے کمرے سے باہر۔ کس نے بولا آپ کو یہاں آنے کے لیے؟ ماما نے منع کیا تھا نا، ماما کی بات نہیں مانی آپ نے۔ ابھی جا کر ماما سے شکایت لگاتی ہوں۔ وہ اسے گھسیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اب اس کی شکایت لگانے عائشہ کے کمرے کی طرف جانے لگے، جب زواق نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بیوی کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں میتھ کے پیپرز کی تیاری کروانے آیا تھا۔ اچھی مصیبت ہے، ایک تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اور اوپر سے تم میری شکایت لگا رہی ہو۔ زواق نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم نے کل پاس نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہونا چاہتی تو میں چلا جاتا ہوں۔ بس اچھی مصیبت پالی میں نے، مجھے ہی کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح سے مدد کرنے کے لیے آنے کی۔ اچھا خاصا نیند پوری کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں تمہارا احساس کرتا ہوا یہاں آ گیا۔ جا رہا ہوں میں، خدا حافظ، لیکن اگر تم پیپر میں فیل ہوگی تو مجھے مت کہنا۔ ایک تم مدد کرو، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ وہ منہ بنا کر کہتا باہر جانے لگا، جب اچانک احساس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچی مچی صرف میری مدد کرنے کے لیے آئے تھے؟ وہ شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، شکی نظروں۔ ہاں، میں سچی مچی تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر مدد کے دوران میری نیت ذرا سی خراب ہو جائے تو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مطلب تمہیں پتہ ہے میتھ سر کو کھپانے والا کام ہے۔ اگر درمیان میں چائے کی ضرورت پڑی تو تمہیں پلانی پڑے گی۔ وہ اس کی گوری کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بات بدل گیا۔ تو آپ کو چائے پینی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے میتھ سمجھائیں، میں آپ کو چائے پلا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں چیئر پر بیٹھیں گے اور میں وہاں بیڈ پر، اور ایک میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس سے شادی کے رولز خراب ہوں گے۔ خیر، میں گھونگھٹ کر لیتی ہوں، آخر میری بھی پہلی شادی ہے، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ ساس نے دوپٹے کی گھونگھٹ بناتے ہوئے اپنے آگے کیا تو زواق اسے گھور کر رہ گیا۔ میڈم، اور کتنی شادی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ صدمے سے بولا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا دھیان میری بک پر لگائیں۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی تو زواق بھی مسکرایا۔ بہت بہت پیٹو گی تو میرے ہاتھوں سے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو احساس کھلکھلا کر مسکرائی۔ اچھا پیارا بیبی، نہیں کرتی اور شادی، بس آپ سے ہی کروں گی، پہلی اور آخری۔ وہ اسے شرارت سے پچکارتے ہوئے بولی، شکریہ۔ احساس کو اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔ زواق سر ہلاتا سے آس کے بک اس کے سر پہ مارتا اس کا دھیان کتاب کی طرف کرنے لگا۔ احساس مسکراتے ہوئے اس سے اور اس کے سارے سوالات سمجھ رہی تھی، جبکہ زواق تو اتنے دنوں کے بعد اپنی نظروں کی پیاس بجھانے یہاں آیا تھا، اپنا دماغ کھپا کر رہ گیا تھا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دے سکتی، لیکن پھر بھی اگر آپ یہاں بیٹھنے ضروری ہے تو لائیں میری نیک دیجیے، ورنہ ایسا کریں جہاں دوسرا دلہا بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھے زواق کی طرف اشارہ کیا، جہاں زواق ہر ممکن طریقے سے زارا کو اٹھانے کے بعد جا کر بیٹھا تھا۔ زارا بیٹی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد جب زارا کی ڈیمانڈ مزید بڑھ گئی تو وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، اور اب شام بھی منہ لٹکائے وہیں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ پہلی شادی تھی جس میں دولہا الگ اور دلہن الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے کتنی بیچاری شکلیں ہیں دونوں کی۔ احساس نے ان دونوں کے پھولے ہوئے منہ دیکھ کر زارا کے ساتھ کان میں سرگوشی کی۔ کوئی بات نہیں، اب ساری زندگی ان کے بے چارے بنے ہی رہیں گے، جانتے نہیں ہیں کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ زارا نے احساس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا، یار مجھے یقین ہے یہ ہمیں دیکھ کر ہی ہنس رہی ہوں گی۔ شام نے زواق کو دیکھتے ہوئے منہ بنایا، کوئی بات نہیں یار، ہنسنے دے، آج ان کا دن ہے، آگے ہم کہکا لگائیں گے۔ زواق نے شام کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، بالکل احساس کے بارے میں، جب کہ اسے اپنی نقل اتارتا دیکھ کر احساس نے اسے زبان چڑھائی۔ زواق کو چند مہینے پہلے والی وہ بولی سی احساس یاد آئی تھی، اس کے قریب آنے پر بھی وہ سہم جاتی تھی۔ اس کے کالج میں اپنا مشن مکمل کرنے اور احساس کو کچھ دن اپنے پاس رکھنے کا ہی اثر تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح اسے ڈرتی اور گھبراتی نہیں تھی۔ شاید اب اسے زواق کی محبت کا احساس ہو چکا تھا، ساری رسمیں ادا ہو چکی تھی، بس ایک رسم کے علاوہ زارا کو شام کے گھر رخصت کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آخری رسم رہ گئی تھی، اور اب دونوں ہی افسوس سے ہاتھ ملتی بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کے کمرے میں قدم رکھنا چاہا تو دیکھا دروازے پر زائم اور موسیٰ کھڑے ہیں۔ سوری ماموں، آپ اندر نہیں جا سکتے، تب تک نہیں جب تک آپ ماما اور احساس آنٹی کا نیک نہیں دیں گے۔ ماما یہاں پر نہیں ہیں، وہ زواق ماموں سے اپنا نیک وصول کر رہی ہیں، اس لیے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے ان کا گفٹ لے سکوں۔ چلے اب جلدی کرے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے سونا ہے، آلریڈی 2 گھنٹے لیٹ ہو چکا ہوں۔ اس کی ٹائمنگ کی پابند دیکھ کر شام نے گور کر اسے دیکھا۔ حجاب اسے ایک سیکنڈ بھی نہ تو زیادہ سونے دیتی تھی اور نہ ہی زیادہ جاگنے دیتی تھی۔ یہ تو شام اور زواق کی شادی کی وجہ سے اس کی عید ہو گئی تھی کہ یہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ کیا چاہیے؟ شام نے گور کر پوچھا۔ کچھ بھی دے دے بچہ ہے، کون سا اس کو پتہ چلے گا، زائم نے حل پیش کیا۔
मुझे बच्चा समझने की गलती मत कीजिएगा। मामा ने कहा था 1 लाख से 1 रुपया भी कम हो तो शाह मामू को अंदर मत जाने देना। मूसा मुंह फुलाकर बोला। अकाउंटिंग आती है? शाम ने मुस्कुराकर इसे गोद में उठाया। वेरी गुड बेटा, ये लो तुम्हारा 1 लाख रुपए। अब तुम यहाँ बैठ कर काउंटिंग करो, तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ। शाम ने पैसों की गड्डी इसके हाथ में पकड़ाए और अंदर चला गया। जाहिम इसकी होशियारी पर कहका लगाकर हंसा। 20-20 रुपए की गड्डी में मुश्किल से 20,000 रुपए होंगे, जबकि मूसा बहुत होशियारी से एक एक रुपए का हिसाब कर रहा था। आखिर इसने अपनी माँ को पूरा 1 लाख रुपया देना था। शाम ने कमरे में कदम रखा तो वो सामने बेड पर अपने होशरुबा हुसन लिया बैठी थी। आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आ गया था। मैं तुमसे कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करूँगा ज़ारा। मैं अपनी पहचान बताना चाहता हूँ। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। सालों से इस यतीम खाने में पड़े मैं हमेशा अपने माँ बाप को ढूंढता रहा, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि यतीमों के तुम माँ बाप होते ही नहीं हैं और यतीम खाने में सिर्फ यतीम ही रहते हैं। मैं जहाँ भी गया, जिस मोड़ पर भी मुझे किसी ने अपना कहकर अपने सीने से नहीं लगाया। मेरा दिल चाहता था कि हर कोई मुझसे प्यार करे, सबकी नज़रों में मेरी भी अहमियत हो। फिर अब जवाक ने जब ये प्रोफेशनल चुना तो मैंने भी इसका साथ दिया और इसके बाद हर कोई मुझसे प्यार करने लगा। मुझे देखते ही मुझे सीने से लगाने के लिए मेरे पास आते लोग मुझे एहतराम से बुलाते, इज्जत से बात करते, ना के गुस्से से और गाली देते। तुम नहीं जानती ज़रा एक यतीम इंसान की ज़िंदगी क्या होती है। इस वतन में इस वर्दी ने मुझे एक पहचान दी। मैं तुम्हें अपना पाबंद नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी मेरे वतन और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपने वतन को चुनूँगा और मैं इसमें आपके साथ दूंगी। इससे पहले कि शाम अपनी बात मुकम्मल करता, ज़ारा ने इसकी बात काटते हुए कहा, इसलिए तो तुम्हें चुना है। मुझे यकीन है तुम मेरे इस फैसले में हर कदम पर मेरे साथ रहोगी, लेकिन कदम से कदम मिलाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमें एक दूसरे का साथ निभाना होगा। और उसके हाथ की कलाई पर खूबसूरत नफीसा ब्रेसलेट पहनाते हुए शरारती अंदाज में बोला, आप यहाँ तक आ ही गई हो तो आगे मैं आपके साथ हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे आगे पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। बड़ी ही उलझन होती है मुझे इस पढ़ाई से। वैसे भी पढ़ाई का टाइम कहाँ रहेगा। अब मैं शादीशुदा लड़की हूँ, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाऊँगी। 1-1.5 साल में बच्चे पैदा हो जाएंगे, कहाँ रहेगा इन सब चीज़ों का। इतना बड़ा घर है जो मुझे संभालना है और फिर बच्चों की पढ़ाई, इनका स्कूल, इनके कपड़ों का, इनका कमरा, कितनी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे इनकी शादी भी तो करनी पड़ेगी। मेरे पास बिल्कुल पढ़ाई का टाइम नहीं है। ज़ारा बोलने पर आई तो फिर बोल रही चली कि जबकि शाम खामोशी से आंखें फैलाए इसकी फ्यूचर प्लानिंग सुन रहा था। ज़ारा इसकी इस रात से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, बच्चों के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन प्लीज़ अभी तुम मुझे कन्फ्यूज़ मत करो। वो इसका हाथ थाम कर इसे अपने नज़दीक करते हुए कन्फ्यूज़ से अंदाज में बोला, तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी ना। वो उसके सीने से सर उठाए मासूमियत से बोली, नहीं मेरी जान, अब हमारे बच्चे होंगे, फिर बड़े होंगे, शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है पढ़ाई का। वो इसके बाद से पीछे शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो बेध्यानी में वो कहाँ से कहाँ आ गई थी। इस बात का एहसास होते ही इसने शाम से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब ये मुमकिन न था। यार मैं कब से जवाक सर का इंतज़ार कर रही हूँ, न जाने कहाँ चले गए। हिजाब ने अब निज़ाम को फ़ोन करके इसे बताया, सब्र करो यार, कहाँ जाना है, उन्होंने आना तो इसी कमरे में आना। जाहिम ने मूसा को अपने सीने पर लेटाते हुए कहा, लेकिन अब तो मैं इनका आ जाना चाहिए था, लेकिन इतनी देर हो चुकी है, लगता है इन्हें अपनी दुल्हन का बिल्कुल भी दीदार नहीं करना है। हिजाब मुँह बनाकर बोली, हाँ जैसे तुम्हें अपने दुल्हन का दीदार नहीं करना। जाहिम शरारत से बोला, इसने कितनी मिन्नतें की थी घर चलो, लेकिन मजाल है जो एहसास की बहन बनने का मौका हाथ से जाने दे। सास बेचारी तो आज ही पता चला था कि जिस हिजाब को अपना दुश्मन बनाए बैठी थी वो तो इसकी टीम में काम करने वाली एक वर्कर थी। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दीदार किए 4 साल हो गए। अब फ़ोन रखो और मुझे सुकून से सर का इंतज़ार करने दो, वो बस आने ही वाले होंगे। हिजाब ने फ़ोन बंद करते हुए कहा, लगे रहो हिजाब बेटा, आज कोई नहीं आने वाला, क्योंकि जिसको इसकी मंजिल तक पहुंचना था वो तो कब का पहुंच चुका है। जाहिम ने आंख बंद करते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो बहुत नरमी से इसके चेहरे के एक एक नकूश को चूम रहा था, जबकि इसकी बाहों में सिमटे एहसास हर थोड़ी देर में दरवाजे को देख रही थी। जवाक सब बाहर क्या सोच रहे होंगे कि आपकी खिड़की से अंदर आए हैं। हर थोड़ी देर में दोहराने वाली बात इसने एक बार फिर से दोहराई। हाँ तो क्या चाहते हो कि आज की इस हसीन रात का वक्त मैं हिजाब के साथ वेस्ट कर दूं? कभी नहीं, आज की रात का हर एक एक लम्हा मैं अपनी जान के साथ गुजारना चाहता हूँ। वो नरमी से इसके लबों पर झुकते हुए बोला। हिजाब बेचारी कब से आपका इंतज़ार कर रही है। इसने एक बार फिर से कहा, तुम इस पर नहीं अपने शोहर पर ध्यान दो, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। 12 साल ने कहा कि बाद रुखसती के लिए और 15
दिन रुखसती के बाद दोबारा रुखसती करने के लिए। इस बार इसका निशाना इसकी 2 हसीन आंखें थी। वो बारी बारी इसकी आंखों पर लब रखता इसके नाक को धीरे से छूकर बोला, लेकिन ज़वाक, बस अब और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं। अगर तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी तो मैं अपने और तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में करो, ना खामोश रहो, नहीं तो खामोश रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इसे अपनी बाहों में समेटते हुए वो धमकी देते अंदाज में बोला, जबकि जबकि इसकी बड़ी बढ़ती हुई जिसारतों पर एहसास घबराया कर रह गई थी। आई लव यू सो मच एहसास, तो मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। अगर इस दिन तुम्हें कुछ हो जाता था तो तुम्हारा जवाब टूट जाता, ख़त्म हो जाता, लेकिन तुमने इसे टूटने नहीं दिया। इसे अपनी नाजुक गुड़िया को अपनी इस तरह बाहों में समेटा, अपने मज़ीद नज़दीक करीब कर गया था, जबकि वो अपने चेहरे पर जा बजाय इसके लबों का लफ्ज़ महसूस करते अपनी आंखें बंद कर गई थी। ना मेरी जान, आज तो ऐसा नहीं चलेगा। आज तो कह दो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता आया हूँ, वही वही तुम्हारे दिल में भी है। आज तो अपने दिल में छुपी इस मोहब्बत का इजहार कर दो जो तुम्हारे दिल में पिछले 15-12 सालों से दबी हुई है। हाँ, एहसास मैं जानता हूँ, जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की इतनी ही मोहब्बत तुम मुझसे करती हो, बस कहती नहीं हो, लेकिन आज कहोगी वो और मैं सुनूंगा। ये तुम मेरी ख्वाहिश समझ लो या जिद, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का जवाब देना होगा। कहो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये इश्क दीवाना है, ये आशिक दीवाना ऐसे ही नहीं तुम्हारे पीछे भागता रहा। कोई तो वजह होगी, कुछ तो होगा जो मुझे तुम्हारी तरफ राग़िब करता है। बताओ वो तुम्हारी मोहब्बत थी, क्योंकि क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? करती हो ना तुम भी मुझसे मोहब्बत? तुम भी हो ना दीवानी मेरी? वो इसका चेहरा नज़रों के सार में लिए ज़िद्दी लहजे में बोल रहा था, जब एहसास ने शर्मा कर अपना चेहरा इसके सीने में छुपाना चाहा। ऐसे नहीं, पहले मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा। वो इसके चेहरा अपने सीने से निकालते एक बार फिर से पूछने लगा, हाँ बाबा, आई लव यू टू। वो इसके हाथों में अपना चेहरा निकालती इस बार इसके सीने में पनाह ले गई थी, तो जवाब कहकर लगा कर हंसा। सिर्फ लफ्ज़ों से काम नहीं चलेगा, अमली नमूना भी तो दिखाओ। वो शरारत से बोला था। एहसास ने रुक कर एक नाजुक सा मुक्का इसके सीने पर मारा। अच्छा पापा, तुम मत दिखाओ अमली नमूना, मैं दिखाता हूँ। वो इसकी नाराज़ निगाहें देखकर मोहब्बत से इसे अपने करीब खींचता एक बार फिर से इसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। ख़त्म शुभ। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा। और काफ़ी था तो शॉर्ट नावल 200 पेजेस का, बट राइटर ने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। और आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। मुझे तो नावल बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।